नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ट्रंप की जीत के बाद जैसी आशंकाएं थीं, लगभग वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। पहली बार इजराइल ने लेबनान में बारूदी बारिश की है। आईडीएफ के विमानों ने हिजबुल्लाह पर भीषण बमबारी की है, जिससे हर तरफ तबाही दिख रही है। उधर ईरान के इरादे भी बारूदी हैं। खामेनेई ने साफ कह दिया है कि उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप ने यूक्रेन जंग को लेकर भी नए सिरे से प्लान तैयार किया है। क्या है ट्रंप का प्लान, आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो लेबनान से है। लेबनान में इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह की सुरंग पर विनाशकारी बमबारी की है। बारूदी प्रहार से हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ा दिया गया है। मीस अल जबल गांव पर बरसाया है बारूद। एक और बड़ी खबर लेबनान से ही। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। आईडीएफ ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके ढेर हो गए हैं। हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकाने और वेपन डिपो तबाह कर दिए गए हैं। उत्तरी लितानी नदी के पास ऑपरेशन जारी है। लेकिन आईडीएफ की तरफ से जिस तरह के हमले लेबनान में किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि क्या पहली बार इस तरह का प्रहार लेबनान में हुआ है। लेबनान का संहार करने का क्या बड़ा इरादा है और इस वजह से इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह पर दो तरफ से भीषण हमला जारी है। क्या लेबनान पर जो ये प्रहार है वो लेबनान के संहार के लिए है। वायुसेना ने हवाई हमले में सुरंग को तबाह किया है। आईडीएफ की जो वायुसेना है वो लगातार एक्शन ले रही है। इसके अलावा मीस अल जबल गांव में टनल में हथियारों को तबाह कर दिया गया है, यानी हथियार डिपो जहां पर मौजूद था मीस अल जबल गांव में, वहां पर भी हमला किया गया है। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में आमने सामने की जंग जारी है, तो एयर रेड्स हो रही हैं, हवा हमला किया जा रहा है और जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। बालबेक और उत्तरी लितानी में 20 जगह हमले किए गए हैं, तो एक दो नहीं 20 जगह बड़े हमले किए गए हैं। चौतरफा हमला लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके मारे गए हैं, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया है। हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है, तो हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और सैन्य ठिकाने दोनों पर बड़ा हमला किया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह का वजूद मिटाना चाहता था। हिजबुल्लाह की लीडरशिप के खात्मे के साथ यह माना जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो चुका है कि वो इजराइल पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन यह मान्यता गलत साबित हुई है। हिजबुल्लाह 15 दिन के अंदर न सिर्फ ताकतवर हो गया है, बल्कि इजरायली धरती को नए सिरे से दहलाना भी शुरू कर दिया है। ये वो आग है जो इजराइल की धरती पर लगी है। ये वो तबाही है जो हिजबुल्लाह ने मचाई है। इजराइल के आधा दर्जन शहर, 1 दर्जन सैन्य बेस इसी तरह दहल रहे हैं। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, वही नेतन्याहू सेना को बड़ा जख्म दे रहा है। इजरायली शहरों में ये रॉकेट और ड्रोन हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह फिर से शक्तिशाली हो गया है। ये बारूदी वज्रपात इस बात के सबूत हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों का बैकअप मिल गया है। यही वजह है कि नईम कासिम के लड़ाके इजराइल के खिलाफ बारूदी गर्जना कर रहे हैं। नेतृत्व विहीन हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नया लीडर मिला तो वो एकजुट होकर हमला करने लगे। हिजबुल्लाह का प्रमुख बनने के कुछ दिनों के अंदर ही
नईम कासिम ने इजराइल के खिलाफ नई और बड़ी जंग छेड़ दी है। नईम कासिम ने हमले की जो रणनीति बनाई है वो कामयाब हो रही है। इजरायली एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के हमलों को रोक नहीं पा रहे। इजराइल के स्टेरोड में हिजबुल्लाह की 20 से ज्यादा मिसाइलें गिरी, कई विस्फोट से बड़ी तबाही हो गई। हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इजरायली सेना का अल रामता मिलिट्री बेस बुरी तरह से दहल गया। हिजबुल्लाह ने साफेद में भी इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट वर्षा की। नहारिया में हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। हमले की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से नहारिया से लेकर हाइफा और साफेद में आपातकाल घोषित करना पड़ा। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ी। हिजबुल्लाह के इन हमलों से नेतन्याहू और उनकी सेना न सिर्फ बौखला गई है बल्कि हैरान भी है। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था वो कुछ ही दिनों के अंदर इतना ताकतवर और खतरनाक कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब यह है कि हिजबुल्लाह को एक बार फिर से ईरान का बैकअप मिलना शुरू हो गया है। जो हथियार सप्लाई ठप थी वो अब फिर से बहाल हो गई है। इसी के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाके खतरनाक और खूंखार हो गए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों को इजराइल रोक नहीं पा रहा है, लिहाजा बौखलाई आईडीएफ ने भी लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। आईडीएफ अब दक्षिणी लेबनान के उन शहरों पर हमले कर रही है जहां हिजबुल्लाह के सीक्रेट ऑपरेशन बेस हैं। इजराइल ने लेबनान के मारूफ शहर में जबरदस्त बमबारी की। हमले में 3 इमारतें ध्वस्त हो गईं। लेबनान के बारजा शहर में भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह के 20 लड़ाके मारे गए। लेबनान के बेका में आईडीएफ ने उस बिल्डिंग को समतल कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह का बेस था। मायस अल जबाल में इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। बैरूत के दक्षिण में मौजूद जीह इलाके में भी इजराइल ने 7 हवाई हमले किए। बमबारी के साथ साथ इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बैरूत से। बैरूत में इजराइल का विनाशक प्रहार हुआ है। बैरूत एयरपोर्ट के पास दागी गई है मिसाइल। हिजबुल्लाह के गढ़ को बनाया गया है निशाना। अभी जीत के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत के बाद उन्हें फोन किया है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जंग पर बात हुई है। नेतन्याहू ने ट्रंप को जंग की जानकारी दी है। ट्रंप से ईरान से खतरे को लेकर भी चर्चा की गई नेतन्याहू द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत के बाद नेतन्याहू ने फोन किया, बात की। ईरान से जो खतरा है इजराइल को, उसकी चर्चा भी की है। और नेतन्याहू ने जंग में इस वक्त क्या हो रहा है उसका अपडेट भी दिया है, उसकी जानकारी भी साझा की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ट्रंप की जीत के बाद मिडिल ईस्ट में क्या बदल जाएगा? क्या इजराइल मजबूत होगा या ईरान की परेशानी और बढ़ जाएगी? आइए देखते हैं। अमेरिका में फिर ट्रंप मिडिल ईस्ट में क्या असर होगा इसका? बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। नेतन्याहू ने ईरान से खतरे पर ट्रंप से फोन पर चर्चा की है।
इसके बाद क्या संभावना बनती है, इस इलाके में क्या हो सकता है, इसकी बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल की स्थिति मजबूत हो सकती है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की तैनाती में भी इजाफा किया जा सकता है। ईरान पर नए सिरे से शिकंजा कसने की आशंका भी और बढ़ गई है और इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप की ज्यादातर नीति इजराइल समर्थन में रही है। गोलान पहाड़ी पर इजराइल के दावे को मान्यता दी थी। ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में भी मान्यता दी गई थी। जरूरी बात जानने वाली यह है कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त बताया था और अब ट्रंप एक बार फिर सत्ता में आ गए हैं। अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी होते ही इजरायली प्रधानमंत्री ने नई रणनीति बनाई है। नेतन्याहू का प्लान है ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की ताकत को खत्म करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका और इजराइल एक बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं। देखिए क्या है इजराइल का प्लान। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अरब में युद्ध विराम और शांति के नए प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इजराइल में जो समीकरण बन चुके हैं उनसे लगता है कि युद्ध विराम और शांति की संभावना का अंत हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है उससे संकेत साफ है कि इजराइल लंबी जंग के लिए तैयार है और वो भी तब तक जब तक अपने एक एक दुश्मन को शक्तिहीन न बना दे। इस मिशन को पूरा करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को पद से बर्खास्त कर दिया है। इस बर्खास्तगी के पीछे बेंजामिन का प्लान है अरब में महासंग्राम छेड़ना। नेतन्याहू के इस फैसले के पीछे का मकसद बहुत बड़ा है। इसीलिए उन्होंने गैलेंट को हटाने के पीछे कई वजह बताई हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। युद्ध काल में उनके फैसले सरकारी फैसलों के विरुद्ध होते जा रहे थे। मतभेद दूर करने की कोशिश की लेकिन खाई चौड़ी होती गई। मतभेद सार्वजनिक हुए और इजराइल के दुश्मनों को इसका फायदा मिला। अब नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट में रक्षा प्रभार विदेश मंत्री रहे इजराइल काट्ज को सौंप दिया है। לאור זאת, החלטתי היום על סיום כהונתו של שר הביטחון. במקומו החלטתי למנות לתפקיד את השר ישראל כץ. ישראל כץ כבר הוכיח את היכולות שלו ואת התרומה שלו לביטחון הלאומי. नेतन्याहू और गैलेंट के बीच मतभेद सितंबर-अक्टूबर के महीने से ही सतह पर आने शुरू हो गए थे। इनके पीछे वजह थी गैलेंट की युद्ध विराम की मंशा और बेंजामिन की जंग जारी रखने की हट। गैलेंट के साथ बेंजामिन के मतभेद कई मुद्दों को लेकर थे। गैलेंट बेंजामिन पर अक्सर गाजा में इजरायली बंधकों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। इसके साथ ही 7 अक्टूबर के हमले की उच्च स्तरीय जांच पर गैलेंट का जोर था। बेंजामिन ने हमास के समूल नाश तक गाजा की जंग जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन गैलेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण फैसला कहा। नेसेट यानी इजरायली संसद की कमेटी में भी गैलेंट ने बेंजामिन के फैसले का विरोध किया। बंधकों की रिहाई के सौदे में बेंजामिन ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जे की शर्त रखी। इस शर्त का गैलेंट ने विरोध किया और इसे युद्ध विराम में बाधक बताया। गैलेंट का कहना था कि हमास एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है।
बेहतर होगा कि इजराइल को युद्ध विराम के लिए तैयार होकर बंधकों की वापसी का रास्ता तैयार करना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू की हट है कि हमास को खत्म करने के लिए उसकी लाइफलाइन यानी फिलाडेल्फी कॉरिडोर को काटना जरूरी है। इसी कॉरिडोर के जरिए मिस्र से होते हुए हमास को हथियार सप्लाई होती है। नेतन्याहू ने अपने हट को पूरा करने के लिए गैलेंट को कैबिनेट से बाहर कर दिया और अपने यस मैन कहे जाने वाले इजराइल काट्स को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन गैलेंट को हटाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है। बेंजामिन का प्लान अब अरब में जंग का विस्तार करना है। बेंजामिन नेतन्याहू हमास, हिजबुल्ला और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों का संपूर्ण विनाश चाहते हैं। इजराइल ने प्रॉक्सी के सिर यानी ईरान पर हमले की तैयारी की है। बेंजामिन का प्लान है कि ईरानी मिसाइल स्टोरेज और मिसाइल प्रोडक्शन सेंटरों पर हमले किए जाएं। इसके साथ ही ईरान के हथियार सप्लाई रूट को काटकर प्रॉक्सी की हथियार आपूर्ति ठप कर दी जाए। इजराइल के कट्टर ज़ायोनिस्ट नेता इतामार बेन गाविर सहित कई पार्टियों का बेंजामिन के फैसले को समर्थन है, क्योंकि वो फुल स्केल युद्ध छेड़कर प्रॉक्सी और ईरान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान के साथ जंग की तैयारी हो चुकी है और अब लंबी जंग चलनी तय है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में हाईवे जाम कर दिया और नेतन्याहू के घर का घेराव करके बीबी इज अ ट्रेटर के नारे लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू का उपनाम बीबी है और उन्हें इजरायली लोग देशद्रोही कह रहे हैं। बंधकों के परिवारों का आरोप है कि बेंजामिन ने अपनी सरकार बचाने और युद्ध को लंबा खींचने के लिए गैलेंट को हटाया है। लंबी जंग की तैयारी के संकेत अमेरिका की सैन्य गतिविधियों से भी मिलने लगे हैं। अमेरिका के 6 B-52 परमाणु बॉम्बर कतर पहुंच चुके हैं। ये उनकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो अल उदैद बेस पर तैनात हो चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है और ऐसी सूरत में अमेरिकी बॉम्बर ईरानी साइट्स पर हमले कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति चुनाव खत्म होते ही अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका अपनी न्यूक्लियर ICBM मिनटमैन 3 का टेस्ट भी आज रात करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और उसे रोकने के लिए ट्रंप की डिप्लोमेटिक कोशिश नाकाम होती है तो ईरान के खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अरब में महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की जीत पर खामेनेई ने भी बयान दिया है। पश्चिम के लिए हमारी नीति एक जैसी है, अमेरिका भ्रष्ट है और युद्ध प्रेमी देश है, कहा है खामेनेई ने। अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए मजबूर किया है, वो इजराइल का समर्थन करते हैं। खामेनेई का यह कहना कि ट्रंप आए या कोई और, उनकी नीति एक सी रहेगी, उनकी नीति पश्चिम के लिए एक जैसी है। अमेरिका एक भ्रष्ट और युद्ध प्रेमी देश है, यूक्रेन को युद्ध के लिए मजबूर किया है और इजराइल का समर्थन करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास को लेकर ट्रंप की नीति क्या हो सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव है और इसकी वजह से ट्रंप की क्या नीति यहां पर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ईरान में पिछले कार्यकाल में कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। हिजबुल्लाह और हमास को लेकर ईरानी प्रॉक्सी पर एक्शन की आशंका है, यानी यहां एक्शन लिया जा सकता है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और ज्यादा सख्त होगा प्रॉक्सी संगठनों को लेकर। परमाणु ठिकानों पर पिछली बार इजराइल और हमास हमला करने के पक्षधर में सुलह की कोशिश भी की थी, यानी ईरान को लेकर परमाणु ठिकानों पर हमला करने के पक्षधर रहे हैं ट्रंप। वहीं दूसरी तरफ हमास के सामने इजराइल की संप्रभुता स्वीकार करने की शर्त रखी गई थी ट्रंप के तरफ से। ईरान पर हमले को हरी झंडी संभव है ट्रंप के कार्यकाल में। जरूरी बात यह जानने वाली कि इजराइल अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियारों का खरीदार है, यानी अमेरिका बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई करता है इजराइल को। अगस्त में ही दोनों देशों के बीच 20 अरब डॉलर की डील हुई थी हथियारों को लेकर। इसीलिए ट्रंप हथियार खरीदार इजराइल को खोना नहीं चाहेंगे। अमेरिका का जो समर्थन है इजराइल के लिए वो लगातार बना रहा है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, और ट्रंप के कार्यकाल में भी और मजबूत होगा। लेबनान में हमले के साथ इजराइल सीरिया में भी विध्वंसक हो चुका है। हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करके बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिसके लिए सीरिया को बेस बनाया गया है। लेकिन इजराइल ने खामेनेई को प्लान को रौंदने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। अब सीरिया अरब में युद्ध का नया एपिसेंटर बन चुका है। लेबनान ही नहीं, अब इजराइल का टारगेट सीरिया भी है, इसलिए सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजराइल के टारगेट पर जो ठिकाने हैं उनके नाम सुन लीजिए। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, हिज्ब की रॉकेट लॉन्चिंग साइट, हिज्ब के अंडरग्राउंड ठिकाने, हिज्ब के मिलिट्री साइट और हिज्ब के इंटेलिजेंस सेंटर। इन 5 ठिकानों पर पिछले 48 घंटे से हमले हो रहे हैं। आईडीएफ ने एक पैटर्न के तहत हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह ठिकानों के अलावा दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों को भी तबाह किया जा रहा है, जिससे वो इजराइल पर हमला ना कर पाए। लगातार ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो रहा है। ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन का विस्तार किया गया है। जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, तब से सीरिया में 3 बड़े हमले हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के अल कसार में बमबारी की, बंकर बस्टर बम से कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमले इतने जबरदस्त थे कि एक के बाद एक 5 धमाके सुने गए। मोसाद को लगातार आईडीएफ से इनपुट मिल रहा है, जिससे सीरिया में मौजूद लेबनान के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। सबसे पहले दमिश्क को टारगेट किया जा रहा है और इसके अलावा लेबनान बॉर्डर पर बने हिजबुल्लाह ठिकाने भी टारगेट पर हैं। एक दिन पहले ही इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस सेंटर हमले में उड़ा दिया, जहां आईडीएफ को भारी मात्रा में हथियार भी मिले। इसके अलावा ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे साबित होता है कि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी थी। मोसाद ने जो जानकारी आईडीएफ से साझा की है, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर डबल अटैक की तैयारी में था, जिसमें एक तरफ से इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हमला किया जाता और दूसरी तरफ गोलन हाइट्स पर मौजूद इजरायली पोस्ट पर बम बरसाने की तैयारी थी। इसके लिए तैयारी नसरल्लाह की मौत के बाद से की जा रही थी। हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम आईआरजीसी के सीधे संपर्क में है।
IRGC की तरफ से ईरानी प्रॉक्सी को लगातार कमांड दी जा रही है और हिजबुल्लाह को IRGC की तरफ से हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। नईम कासिम की मदद के लिए इराक में सक्रिय कताइब हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है। उसी के जरिए सीरिया बॉर्डर से होते हुए हथियार लेबनान पहुंचाए जा रहे हैं। इसी वजह से मोसाद के एजेंट सीरिया और लेबनान में एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार खुफिया इनपुट पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद सीरिया लेबनान बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है। सर्विलांस ड्रोन बॉर्डर पर निगरानी रख रहे हैं। अगर जरा भी हलचल दिखाई दे तो तुरंत हमला कर दिया जाए। इसी का नतीजा है इजराइल ने एक बड़ी खेप को तबाह कर दिया, जिसमें विध्वंसक हथियार हिजबुल्लाह ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे थे। ये उसी हमले का वीडियो है। देखिए कैसे हथियारों से भरा ट्रक हमले में खाक हो गया। इजराइल को खतरा दो फ्रंट से है, जिसमें लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह साइट फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब हिजबुल्लाह इजराइल के सैनिकों को लितानी नदी से पीछे ढकेलना चाहता है। इसके अलावा दूसरा फ्रंट सीरिया है, जहां से इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है, जिसमें सीरिया बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल लॉन्चर लगा दिए हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम से हमले की तैयारी है। सीरिया से इजरायली सैन्य बेस और शहरों पर मिसाइल हमले का प्लान है। इसलिए मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए सीरिया में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। जिस वक्त हमले किए गए उसी दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, जिसमें रामता बेस पर हमले किए गए। हमलों के दौरान जिहाद 1 और जिहाद 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इराक से भी कताइब हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले किए, जिन्हें इजराइल ने इंटरसेप्ट कर दिया। इससे पहले कताइब हिजबुल्लाह ने धमकी दी थी कि वो हिजबुल्लाह की मदद के लिए हथियार भेजेगा और इराक से नया फ्रंट हमले के लिए खोल देगा। जबकि यमन में एक्टिव हूती ने भी धमकी दी है। हमलों की तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया है कि वो कैसे इजराइल को दहलाएगा। इसी दौरान सीरिया इराक में प्रॉक्सी गुटों ने हमले बढ़ा दिए हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया जा रहा है। सीरिया में मौजूद अल उमर ऑयल फील्ड पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। अल उमर सीरिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। इस हमले से अमेरिका तमतमा गया है। अब अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी गुटों को धमकी दी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सीरिया इराक की जमीन का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया गया तो अमेरिका युद्ध में उतर सकता है। यानी अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि सीरिया इराक में मिलिशिया गुट एक्टिव हो चुके हैं, जो इजराइल की घेराबंदी करने में जुटे हैं। यानी अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका युद्ध में कभी भी कूद सकता है, क्योंकि इजराइल अकेले कई फ्रंट पर युद्ध नहीं लड़ सकता। जबकि खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी को उकसाकर कई फ्रंट खोलने की धमकी दी है और उसी का असर है कि लेबनान, गाजा, यमन फ्रंट के बाद सीरिया और इराक फ्रंट से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। फातेह 110 मिसाइल से अहम ठिकानों पर होंगे हमले, कहा है। इमारतों को पर बर्बाद नहीं करेंगे मिसाइल, यानी सिर्फ इमारतों पर बर्बाद नहीं करेंगे मिसाइल। ये बड़ी धमकी हिजबुल्लाह द्वारा दी गई है। अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुकेंगे, कहा है हिजबुल्लाह ने। उन्होंने अपनी मिसाइल का भी बताया कि कौन सी मिसाइल से हमला किया जाएगा और सिर्फ इमारतों को तबाह नहीं करेंगे। यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप ने लेकिन बड़ा प्लान सामने रखा है। यूक्रेन को नेटो से दूर रखेंगे ट्रंप, 20 साल तक नेटो में शामिल होने देंगे। ट्रंप की टीम तैयार कर रही है नया प्लान। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। यूक्रेन को नेटो से दूर रखने का बड़ा प्लान बना रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बड़ी जानकारी को साझा किया है।
यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का क्या प्लान है, आइए समझते हैं। क्योंकि जंग को लेकर ट्रंप के कुछ अलग ही प्लान है। बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने 2 प्लान बनाए हैं। ट्रंप 2 प्लान पर काम कर सकते हैं। वो कौन से प्लान है जानिए। प्लान 1 ये है कि 20 साल तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि नेटो का सदस्य बनने को लेकर ही एक बड़ा झगड़ा था। वो 20 साल तक ये नहीं होने देंगे। प्लान 2 ये है कि फ्रंट लाइन पर डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा। इलाके में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं होगा, यानी उस डीमिलिटराइज जोन में कोई भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं होगा। इसमें जानने वाली जरूरी बात यह है इन प्लान्स को लेकर कि अमेरिका से यूक्रेन को हथियार मिलते रहे हैं। अमेरिका बड़े तौर पर हथियार सप्लाई करता रहा है यूक्रेन को। अब यूक्रेन को लेकर एक अलग तरह का प्लान सामने रख सकते हैं ट्रंप, ये कहा जा रहा है, यूक्रेन के ज़ैपोरिज्जिया पर। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप की जीत के साथ यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य क्या होगा। इस युद्ध के समाधान का वादा ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में कर चुके हैं और दावा यह है कि उन्होंने इस मामले में पुतिन के साथ संपर्क भी साधा था। अब ट्रंप का राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं क्योंकि तो क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध का समाधान होने जा रहा है या फिर जंग तेज करने के लिए यूक्रेन को हथियारों की बड़ी आपूर्ति होने वाली है। अमेरिका का जनादेश मिलने के बाद जब ट्रंप पोडियम पर खड़े हुए तो उस पर लिखा था ट्रंप विल फिक्स इट, यानी ट्रंप सब ठीक करने के लिए सत्ता में लौटे। बहुमत मिलते ही ट्रंप को दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के बधाई संदेश मिलने लगे। लेकिन रूस ने जो कहा वो इशारा कर रहा है कि जंग का समाधान बहुत आसान नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ट्रंप को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बधाई देंगे, ये साफ नहीं है। लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका हमारा दुश्मन देश है। जिस दिन अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति को चुन रहा था, उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर यूक्रेन के कई शहरों पर बारूद की बरसात की है। रूस ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज्जिया पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। रूस ने खार्किव पर भी मिसाइल हमले किए। इस हमले में खार्किव की एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई। इसके अलावा रूस ने सूमी पर भी कई मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में कई यूक्रेनी नागरिकों के घायल होने की रिपोर्ट है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना ने कई बड़े हमले किए और यूक्रेन के कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को गिरफ्तार किया और आरोप है कि यूक्रेन के 6 युद्ध बंदियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिकी चुनाव के दिन रूस ने यूक्रेन में बड़ा बारूदी तांडव किया है। अब सरकार बनते ही ट्रंप के सामने चुनौती होगी कि वो युद्ध का समाधान कैसे कराएंगे। जुलाई के महीने में ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो रूस यूक्रेन युद्ध का 24 घंटे में समाधान कर देंगे। इस युद्ध के लिए शांति का मसौदा तैयार है। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 4 जुलाई 2024 को बयान जारी किया था। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर ट्रंप जानते हैं कि युद्ध कैसे खत्म होगा तो हमें आज ही बता दें। अगर उनके प्लान से यूक्रेन की स्वतंत्रता पर खतरा है, अगर हमारा राष्ट्र खत्म होता हो तो बता दें।
हमें मन बनाने के लिए समय तो मिले। हम जानना चाहते हैं कि नवंबर के बाद यूक्रेन को यूएस का समर्थन जारी रहेगा या हम युद्ध में अकेले होंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि यूक्रेन उम्मीद करता है कि नए राष्ट्रपति का युद्ध में समर्थन जारी रहेगा। लेकिन जुलाई में ही अमेरिकन मीडिया ने कहा था कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध के समाधान में उसकी जमीन रूस को सौंप सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के क्रीमिया, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क, खेरसोन प्रांतों के कई शहरों पर रूस का कब्जा है। ट्रंप पुतिन को जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा देने का प्रस्ताव रख सकते हैं। जीते हुए इलाके के कुछ हिस्से पुतिन छोड़ने पर सहमत हो सकते हैं। यह फॉर्मूला लागू हुआ तो यूक्रेन की जंग खत्म हो सकती है। लेकिन यूक्रेन अपने इलाके छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए यूक्रेन ने कुर्स्क की जंग तेज कर दी है। ताकि रूस के कुर्स्क पर उसका कब्जा रहे और सौदेबाजी में वो रूस पर दबाव बना सके। यूक्रेन ने कुर्स्क के 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। अब इस कब्जे को बनाए रखने के लिए उसने गाइडेड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन M712 कॉपरहेड गाइडेड शेल से कुर्स्क में हमले कर रहा है। ये शेल्स 1995 तक अमेरिका इस्तेमाल करता था। अब अमेरिका में भी इनका प्रोडक्शन बंद है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन को 20,000 कॉपरहेड गाइडेड शेल्स दिए गए हैं। इनसे ही यूक्रेन रूसी मोर्चों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 6 नवंबर को कुर्स्क में रूस के 717 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यूक्रेनी समर्थन पर अमेरिका का रुख बदलने वाला है। ट्रंप यूक्रेन को सैकड़ों करोड़ डॉलर की मदद का विरोध कर चुके हैं। अब अगर ट्रंप युद्ध के समाधान में यूक्रेन की जमीन रूस को सौंपने का प्रस्ताव रखते हैं तो यूक्रेन कुर्स्क के जरिए मजबूत सौदेबाजी करने की मंशा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। परमाणु मिसाइल तैनात कर सकता है रूस, ये जानकारी मिल रही है। यार्स मिसाइल का वीडियो भी जारी किया गया रूस द्वारा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ये वीडियो जिसमें यार्स मिसाइल दिखाई दे रही है। परमाणु मिसाइल की तैनाती कर सकता है रूस, इससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में नेटो की एंट्री होने की आशंका बहुत बढ़ गई है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स बुरी तरह से घिर गई है। उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी जवानों का संहार कर रहे हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना को निकालने के लिए नेटो न सिर्फ अपनी सेना उतार सकता है बल्कि रूस पर हमले भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस और नेटो में सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. कुर्स्क रण महायुद्ध का कारण बन सकता है। इस जंग का विस्तार होने जा रहा है। इस जंग की वजह से परमाणु विनाश का खतरा बढ़ गया है। कुर्स्क में यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो की सेना जंग में उतरने जा रही है।
अगर ऐसा हुआ तो विनाश का नया दरवाजा खुल जाएगा। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स चारों तरफ से घिर गई है। यह घेराव उत्तर कोरिया के सैनिकों ने किया है। माना जा रहा है कि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी सेना का संहार करने वाले हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। जहां ट्रंप शपथ लेंगे वहां से टीवी 9 संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, लेकिन उनका कामकाज उनके शपथ के बाद शुरू होगा और वो होगा अगले साल यानी 20 जनवरी 2025 को दिन सोमवार। उस दिन ठीक 12 बजे अमेरिकी समयानुसार ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उनके परिवार के लोग यहाँ आएंगे। इस बिल्डिंग को जो आप देख रहे हैं ये अमेरिकी संसद की बिल्डिंग है, जिसे कैपिटल बिल्डिंग कहा जाता है, और यहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ के लिए यहाँ आएंगे तो उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के हाथ में एक बाइबल और अमेरिकी संविधान होगा और उस पर हाथ रखकर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर अपने कर्तव्यों के पालन करने और अमेरिकी संविधान की रक्षा का शपथ लेंगे। अभी वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 17 दिसंबर के बाद उनका आधिकारिक तौर पर चुनाव जीतने का ऐलान होगा और फिर इसी बिल्डिंग में 6 जनवरी को मीटिंग होगी, जिसके बाद से उनके शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। ये इस बिल्डिंग के जो साथ में आप नौकाकार आकृति देख रहे हैं, इस नौकाकार आकृति के पास सिटिंग अरेंजमेंट होगा और यहाँ पर अमेरिका के जाने माने लोग या फिर ट्रंप जिन्हें निमंत्रित करेंगे वो सब यहाँ बैठे रहेंगे। लॉन में भी ट्रंप के समर्थकों की भारी भीड़ रहती है और फिर उस दौरान उनका शपथ ग्रहण होगा। शपथ के बाद फिर राष्ट्रपति के तौर पर उनका पहला स्पीच होगा जिसमें वो अपने आने वाले कामकाज के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर इस बिल्डिंग के भीतर में जो प्रेसिडेंट रूम है उसमें राष्ट्रपति के तौर पर वो पहला अपना काम करेंगे, यानी उनका पहला एक्शन जो है वो इसी बिल्डिंग से होगा। और उसके बाद इस बिल्डिंग के ठीक दूसरे हिस्से में, जिसे ईस्ट विंग कहा जाता है, वहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद फिर वो अपनी पत्नी के साथ पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से होते हुए यहाँ से 3 मील की दूरी पर स्थित व्हाइट हाउस चले जाएंगे। परंपरा यह है कि पुराने राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन भी शपथ ग्रहण के दरमियान यहाँ पर आए, लेकिन जब जो बाइडेन ने शपथ ली थी तब ट्रंप नहीं आए थे। और ऐसे में एक और परंपरा है रोनाल्ड रीगन के समय से ही, जिसके तहत पुराने राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक चिट्ठी लिखकर चले जाते हैं। ट्रंप ने बाइडेन के लिए चिट्ठी छोड़ी थी, माना जा रहा है कि बाइडेन भी ट्रंप के लिए चिट्ठी छोड़कर जा सकते हैं। तो ये होता है अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण और सत्ता के हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया। और इस दरमियान लगातार उन्हें ब्रीफ किया जाता रहेगा, यानी कि उन्हें मौजूदा प्रशासन के बारे में जो कामकाज होता रहेगा और सेंसिटिव जितने मैटर होंगे उनके बारे में लगातार जानकारी दी जाएगी। लेकिन शपथ ग्रहण यहाँ होने के बाद ही राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपना कामकाज शुरू कर पाएंगे। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, वॉशिंगटन, अमेरिका।